बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। कल सीएम पद की शपथ ले सकते हैं देवेंद्र फडणवीस। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त की महाराष्ट्र से, जहां आपको बताते चले कि कल सीएम पद की शपथ ले सकते हैं देवेंद्र फडणवीस। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। डिप्टी सीएम पद की शपथ ले सकते हैं एकनाथ शिंदे। बागी गुट के मंत्री भी ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आप तक हम पहुंचा रहे हैं। गोवा से मुंबई पहुंचे हैं एकनाथ शिंदे। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गोवा से मुंबई पहुंचे हैं एकनाथ शिंदे। देवेंद्र फडणवीस से मिलने पहुंचे हैं एकनाथ शिंदे और कुछ ही देर में एक बड़ी बैठक हो सकती है और इसमें बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। महाराष्ट्र में अब तक बीजेपी की अगुवाई में शिवसेना के बागी नेताओं के साथ अगली सरकार बनाने जा रही है। वहीं राज्य का अगला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे, जबकि एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम पद पर बैठाया जा सकता है और इसी के साथ सभी 9 बर्खास्त मंत्रियों को फिर से मंत्री बनाया जाएगा। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं इस पूरे मामले को। और वहीं हमारे साथ निशांत चतुर्वेदी न्यूज रूम से सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत, एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। एकनाथ शिंदे मुंबई पहुंच गए हैं, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? और बिल्कुल सत्यम, जो है सियासी मॉनसून महाराष्ट्र का इसी से समझा जा सकता है कि अब एकनाथ शिंदे अपने बागी विधायकों के साथ पहुंच चुके हैं राजभवन। और यह भी माना जा रहा है कि अब से कुछ ही देर बाद पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी वहां पर पहुंचेंगे और तमाम जो सियासी सरगर्मी है महसूस किया जा सकता है। कल का दिन महाराष्ट्र सियासत के लिए काफी ऐतिहासिक होगा, काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अब तक का जो एक अनुमान है वो ये माना जा रहा है कि इन्हीं विधायकों के समर्थन के बाद बीजेपी और इन बागी विधायकों के समर्थन के बाद कल एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस होंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। कल जैसा कि आपने देखा, हम लगातार उस पर नजर बनाए हुए हैं कि कल उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया और एक भावुक अपील की। उनकी बातों में साफ तौर पर समझा जा रहा था कि जो विधायक अलग हुए हैं वो काफी उससे नाराज हैं, दुखी हैं और निश्चित तौर पर अल्पमत में थी सरकार, एक बड़ा दबाव था उनके ऊपर। इन तमाम विषयों को देखते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन अब नजर रहेगी कि क्या कुछ बैठक होता है एकनाथ शिंदे के साथ और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ। इसको लेकर निशांत, ठीक है निशांत, एक बड़ा सवाल निशांत एक बड़ा सवाल जनता का जो लगातार जनता के मन में भी है और लोग जानना चाहते हैं। निशांत, आप तक आवाज पहुंच रही है? लगभग देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके अलावा एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम होंगे। तो अब हमारी इस बैठक पर नजर रहेगी कि क्या कुछ बातें निकल कर आती है। सत्यम जी, ठीक है निशांत, आप तक आवाज पहुंच रही मेरी? जी निशांत, एक बड़ा सवाल यहां पर जो जनता के मन में लगातार बना हुआ है और लगातार लोग एक सवाल कर रहे हैं कि इतने दिन से जो भूचाल चल रहा है, जो सियासत चल रही है, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन अब लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और डिप्टी सीएम कौन होगा। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? कोई इनपुट मिल पाया है? कोई सूत्रों के हवाले से जानकारी आई आपके पास पहुंची? और बिल्कुल सत्यम, देखिए पिछले कई हफ्तों से जो लगातार सियासी उठापटक चल रहा है, जब से जो शिवसेना के बागी विधायक अलग हुए हैं, बड़ा दबाव था उद्धव ठाकरे पर कि अल्पमत में सरकार को कैसे भी बचाया जाए। लेकिन आखिरकार कल उन्होंने इससे इस्तीफा दे दिया। जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है वो ये है कि अब से कुछ ही देर बाद देवेंद्र फडणवीस भी पहुंचेंगे वहां पर राजभवन में। इसके अलावा पहले से ही एकनाथ शिंदे वहां पर मौजूद हैं और सीधे सीधे अब फाइनल कंफर्मेशन हो जाएगा कि कितने लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, कौन कौन नए चेहरे शामिल होंगे। इसके अलावा जो कल की जानकारी है, यानी यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि जब कल शपथ लेंगे देवेंद्र फडणवीस, उसके बाद क्या कुछ आगे की रणनीति बनेगी, कैसे सब कुछ को व्यवस्थित तरीके से किया जाएगा, इन तमाम मुद्दों पर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में बैठक होगी। लेकिन जी सत्यम जी बिल्कुल, इसके साथ ही जो बर्खास्त मंत्री हैं उनको भी शपथ क्या दिलाई जाएगी? देखिए सत्यम, हम पहले पूरे महाराष्ट्र की सियासी सरगर्मी पर नजर डालते हैं। जो जिस तरीके से मनमुटाव हुआ, पहले एकनाथ शिंदे बागी होते हैं, उसके बाद तमाम विधायक उनके साथ पीछे चल पड़ते हैं। तब यही सबसे बड़ी दावेदारी होगी कि किन किन विधायकों को वो मंत्रिमंडल में शामिल करते हैं। उद्धव ठाकरे के भावुक अपील पर भी आपने खास तौर पर ध्यान दिया होगा कि वो उन सभी विधायकों को एकजुट करने में, एक साथ चलने में नाकामयाब हो गए और कहीं ना कहीं यही कारण बनी कि अब अल्पमत में सरकार आ गई और उन्हें मजबूरन इस्तीफा
देना पड़ा। तो अब एकनाथ शिंदे पर और देवेंद्र फडणवीस पर, दोनों लोगों पर जिम्मेदारी होगी कि कहीं ना कहीं उन सभी विधायकों को मनाया जाए और बचा हुए कार्यकाल को पूरा किया जाए। अब हमारी सीधे नजर रहेगी कि क्या कुछ बैठक में खास तौर पर निकल कर आती है, लेकिन सत्यम कहना होगा कि बिल्कुल सियासी सरगर्मी इस समय महाराष्ट्र की चरम पर है। लेकिन जो सियासत दिग्गज हैं, जो सियासी पंडित हैं, वो ये कह रहे हैं कि लगभग अब तय है कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के एक बार फिर से कमान संभालने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन यहां पर अगर बात की जाए उद्धव ठाकरे की, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन इसके बाद उनका एक बयान सामने निकल कर आया। उन्होंने कहा, उन्होंने शिंदे पर सीधा निशाना साधा है और जो बागी नेता हैं उन पर निशाना साधा है। उनका कहने का मतलब यह है कि हमने चाय वाले और रिक्शा वाले को विधायक और नेता बनाया, लेकिन हमारे साथ धोखा हुआ। और उन्होंने कहा कि मैंने मनाने की तमाम कोशिश की एकनाथ शिंदे को, लेकिन वो लौट कर वापस नहीं आए। क्या लगता है यहां पर एकनाथ शिंदे को मनाने की कोशिश क्या की गई थी जिस तरीके से करनी चाहिए थी? और इससे पहले एकनाथ शिंदे के भी कई सवाल थे कि जब नेतागण उनके पास पहुंचते थे तो उनकी किसी भी बात को सुना नहीं जाता, जबकि एनसीपी और कांग्रेस के जो विधायक पहुंचते थे उनको ज्यादा प्राथमिकता दी जाती थी। बिल्कुल सत्यम, आपने सही बात की। और जो महाराष्ट्र के रहने वाले लोग हैं उनसे हमने वहां पर सीधे बात किया। देखिए, एकनाथ शिंदे 9 बार से वहां से विधायक रहे हैं और थाने जो है उनका गढ़ माना जा रहा है। वहां से उन्होंने अपनी सियासी सफर की शुरुआत की थी। बातें ये आ रही हैं कि कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसको लेकर कुछ ही महीने बाद से एकनाथ शिंदे काफी नाराज आ रहे थे। खास तौर पर बात कर लिया जाए तो उनके मंत्रिमंडल को पर्याप्त रूप में धनराशि की बातें हो, या फिर कहीं ना कहीं एक और बातें सामने निकल कर आ रही कि उनके क्षेत्र में कुछ ऐसे चेहरे को प्रमोट किया जा रहा था जिससे वो काफी नाराज थे एकनाथ शिंदे। और कहीं ना कहीं यही बड़ी वजह बनी कि मनमुटाव को लेकर उनको अब उसी दल से अलग होना पड़ा जिससे वो सियासी सफर की शुरुआत करें। देखिए, शिवसेना से ही उनका काफी लगाव रहा है। बाल ठाकरे को, जो बाला साहब ठाकरे थे, उनके भी बेहद करीबी रहे थे एकनाथ शिंदे, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन उद्धव ठाकरे नाकामयाब हुए उनको मनाने में, उनके साथ एक साथ चलने में। अब उनका कद बड़ा हो चुका है। एकनाथ शिंदे अब वही विधायक और वही आम मंत्री नहीं रहे जो वो पहले थे। अब उनका कद बढ़ चुका है। अब महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि देवेंद्र फडणवीस सीधे उनसे मुलाकात करेंगे और कल जब यह अनुमान लगाया जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे तो उसमें बड़ी भूमिका निभाएंगे एकनाथ शिंदे, क्योंकि उनके ही बागी विधायक एक साथ होकर पूरे बहुमत के साथ जब सरकार बनाएंगे तो उसमें उनकी मौजूदगी काफी अहम होगी। तो अब देखना होगा सत्यम कि क्या कुछ कहते हैं एकनाथ शिंदे, क्या कुछ कहते हैं देवेंद्र फडणवीस। लेकिन निश्चित तौर पर महाराष्ट्र की सियासत के लिए कल का दिन एक नए सफर की तरह होगा। बिल्कुल, लेकिन निशांत, इसमें अब बॉलीवुड की भी एंट्री हो गई है। कंगना रनौत ने एक वीडियो जारी किया है, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि घमंड करने वाले का घमंड चूर चूर हो गया है। बिल्कुल सत्यम, जैसा कि हमारे देश की राजनीति की एक और पहलू है कि कहीं ना कहीं बॉलीवुड के कुछ चेहरे भी इसमें अपनी किस्मत को आजमाते हैं। मैं ये कहूंगा, देखिए, स्वरा भास्कर की बात हो या फिर कंगना रनौत की बात हो, ये दोनों अपनी अपनी विचारधारा को लेकर अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी बातों को लिखते हैं। वही, जैसा कि आप कह भी रहे हैं कि वही स्वरा भास्कर ने इनकी प्रशंसा की है, उद्धव ठाकरे की जमकर उनके कार्यकाल की प्रशंसा की है कि किस तरीके से उन्होंने कोरोना में और अन्य संकट के समय में उन्होंने एक अच्छा जनसेवक के रूप में कार्य किया। वही कंगना रनौत ने एक बड़ा बयान दिया, एक बड़ा बातें कही हैं उद्धव ठाकरे को लेकर। यहां तक कि उन्होंने कहा है कि बजरंग बली को जो नहीं मना, बजरंग बली का आशीर्वाद लिए बिना शंकर जी भी प्रसन्न नहीं होंगे, भगवान शिव भी प्रसन्न नहीं होंगे। तो तमाम मुद्दों को लेकर आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पर भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं। इसके अलावा जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण किरदार है, जो चेहरा आता है, वो है संजय राउत का। आपको याद होगा सत्यम कि संजय राउत ने जब ईडी की जांच चल रही थी उस दौरान एक बात कहा था कि बहुत ही आपत्तिजनक भी वो बात कही जा रही थी, और उसी को लेकर कहीं ना कहीं अब एक हैशटैग भी सोशल मीडिया पर चल रहा है। तो सोशल मीडिया भी ये बता रहा है कि महाराष्ट्र का सियासी पारा कितना चढ़ चुका है। लेकिन अब से कुछ ही घंटों में सब कुछ तय हो जाएगा कि महाराष्ट्र का सियासत किस दिशा में आगे बढ़ेगा। जी, इसके साथ ही अगर संजय राउत का जिस तरीके से आपने जिक्र किया, इससे पहले भी संजय राउत के कई बयान सामने निकल कर आए हैं जिसमें लगातार वो बयान देते हुए नजर आए, जिसके बाद जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने इसको धमकी भरा एक बयान समझा। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मैं सड़कों पर भी लड़ने के लिए तैयार हूं, जिस तरीके से कोई लड़ना चाहे हम हर तरीके से लड़ने के लिए तैयार हैं। और जिस तरीके से ये भी कयास पहले लगाए जा रहे थे कि सरकार गिरेगी नहीं, वो भी अब नौबत सामने निकल कर आ गई है। बिल्कुल सत्यम, जैसा कि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि
संजय राउत का बड़बोलापन ही कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की सियासी उठापटक का कारण भी बना है। अगर संजय राउत कुछ ऐसी बयानबाजी खास तौर पर उन विधायकों के खिलाफ, एकनाथ शिंदे के खिलाफ नहीं करते तो शायद इतने जल्दी वो विधायक जो खुद शिवसेना के मूल स्तंभ से जुड़े हुए थे वो अलग नहीं होते। और आज भी जब आपने देखा होगा कि कुछ ही देर पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे संजय राउत, तो उसमें भी उनके कुछ बातें सामने आई जिसमें सीधे सीधे तौर पर कुछ लोगों को उन्होंने गद्दार करार दिया है, कुछ लोगों को उन्होंने शुभकामनाएं दी है नए कार्यकाल के लिए, लेकिन उनकी बातों में साफ तौर पर तीखी आलोचना दिख रही है। अब संजय राउत की महत्वपूर्ण भूमिका कैसे होगी, क्योंकि निश्चित ही अब यहां से उद्धव ठाकरे की जो सरकार गिरी है, जो उन्होंने इस्तीफा दिया है, अब मौजूदा शिवसेना को संभालना उनके कंधे पर भी बड़ी जिम्मेदारी होगी। तो आगे की स्थिति पर हमारी नजर रहेगी। बिल्कुल निशांत, शिवसेना अगर जानी जाती है तो हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर जानी जाती है और हमेशा हिंदुत्व का मुद्दा उठाती भी आई है, लेकिन पिछले कुछ सालों से ऐसा लग रहा है कि शिवसेना ने कई जो मुद्दे अहम थे उसमें किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया नहीं दी। कहीं ना कहीं ये कारण हो सकता है यहां पर खंडन होने का, यहां पर पार्टी का टूटने का, क्योंकि 370 हुआ और शाहीन बाग का मुद्दा हुआ, ऐसे तमाम मुद्दे थे। और इससे पहले हाल ही का जो मुद्दा नवनीत राणा का था हनुमान चालीसा को लेकर, इनको लेकर कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है इसी वजह से ये पार्टी टूटी है? कहीं ना कहीं एक वजह ये भी मानी जा सकती है। बिल्कुल सत्यम, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि हिंदुत्व के एजेंडे पर ही शिवसेना का आधार रहा है और शिवसेना ने इसी एजेंडे पर ही अपनी राजनीति की सफर की शुरुआत की थी। आप बाला साहब ठाकरे का पुराना अगर बयानों को देख ले, उनके बातों को देख ले तो साफ तौर पर स्पष्ट होता है। लेकिन जब उद्धव ठाकरे ने एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन करके सरकार बनाई तो तभी से अटकलें लगाई जा रही थी कि शिवसेना अपने एजेंडे से भटक चुकी है। और उसके बाद आप जैसा कि जिक्र भी कर रहे हैं कि चाहे पालघर पे संतों पर हमला हुआ हो या फिर अन्य घटनाएं हुई हो, सीधे सीधे उद्धव के सरकार पर जिम्मेदारियां लगी, एक बयानबाजी होने लगी कि नहीं वो अपने एजेंडे से पूरी तरह से भटक चुके हैं और कहीं ना कहीं जो उनका मूलभूत आधार रहा है उससे पार्टी पूरी तरह से जो है हट चुकी है। और यही वजह बनी है। देखिए, हम लोग लगातार इसी बात के निष्कर्ष पर आ रहे हैं कि क्या वजह रहा कि कार्यकाल उनका पूरा होने से पहले ही वो अल्पमत में आ गए। तो सबसे बड़ा यही वजह है कि कहीं ना कहीं वो अपने एजेंडे से पूरी तरीके से हट गए, दूरी बना ली उन्होंने। बिल्कुल जी, चलिए निशांत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन कल देखने वाली बात